तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया था? अभी तक हमने देख लिया था, हमने चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो अभी हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम यूलाइक के भी क्वेश्चंस खत्म करेंगे और उसके बाद हम आपके टीएस घेरवाल के भी क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आज हम खत्म करने जा रहे हैं पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरे कवर करा दिए। आप देखना कॉन्सेप्ट जाके, आपको मज़ा आएगा, आप एक-एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक-एक क्वेश्चन का उसके पीछे का जो रियल सेंस है वो आपको वो क्वेश्चन का पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। तो चालू करते हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी खोल ली है आपके आगे, स्क्रीन के आगे आपकी एनसीईआरटी आ गई है। तो सबसे पहले अब हम चालू करते हैं। कहाँ से करें इसके? टेस्ट योर नॉलेज से एक बार देख लेते हैं। ये सब देखो, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रखी है, तो इसको आपको एनसीईआरटी को तो अब छूना भी है बिल्कुल भी नहीं छूना। आपको एनसीईआरटी का कोई बुक नहीं छूनी है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे नोट्स पढ़ने हैं और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। और दूसरा, और जो एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको दूँगा वो भी आपको करने हैं, और ग्रुप आपको जॉइन कर लेना है। वहाँ पर मैं क्वेश्चन की अपडेट्स डालता रहूँगा। ये सब मैं करता रहूँगा, इसलिए आपको ग्रुप जॉइन करना बहुत ज़रूरी है, वो तो ज़रूर कर ही लेना, ठीक है? तो अब पहले ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो देखो, अब आप देखोगे आपने जो-जो पढ़ा है वो एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस उठ के आते हैं अब एग्ज़ाम में और आपको पसंद आएगा। देखो, information in financial reports is based on क्या? देखो, मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती है उसमें इंफॉर्मेशन जो आती है उसका उसके वो किसके बेसिस पे होती है। देखो, जो बेस होता है ना वो होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब मैंने आपको समझाया था कि मनी टर्म्स में होनी चाहिए और इकोनॉमिक होनी चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है? तो मनी टर्म्स में और बिज़नेस से रिलेटेड ये होती है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। तो एक इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन जब होगी, इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन होती है? तो भाई वो होती है इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे। तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे हमारी ये होती है, ठीक है? क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बेस्ड होती है इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे। इंटरनल यूजर्स आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब सोचो, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कुछ हमारे दो तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब आप सोचो, इंटरनल यूजर्स मैंने कौन बताए थे कि जो बिजनेस के अंदर अंदर बिजनेस के अंदर रहते हैं जो, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं जो बिजनेस के बाहर रहते हैं। तो इसने पूछा है इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स कौन होंगे। तो भैया इंटरनल यूजर्स होंगे हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो एम्प्लॉयड सीएज़ हैं, हमारे जो एम्प्लॉयड डायरेक्टर्स हैं, ये सब हमारे जो होंगे वो इंटरनल यूजर्स होंगे। तो हम इसमें एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं मैनेजमेंट लिख लेते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ लिख लेते हैं, या जो भी आपका मन करता है आप इंटरनली सोच के देखो। लॉजिक कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉजिकल बेस्ड है। कभी-कभार क्या होता है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में अकाउंटिंग के आप लॉजिक अगर आपका सही हो ना, और कभी-कभार वो जो देखो, हर पर्सन के जो होती है जजमेंट्स अलग होती है। लेकिन कभी-कभार क्या होता है, ऐसी जजमेंट्स निकल के आती है, तो जो जो 2 डिफरेंट व्यूज़ को करेक्ट, मतलब वो पिक्चर पिक्चर वो करती है कि हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमें जो अकाउंट में होता है वो हम वो लेके चलते हैं, असम्पशन्स लेके चलते हैं। तो अब एक सिचुएशन में एक बंदा कोई और भी असम्पशन ले सकता है और दूसरा बंदा उसी सिचुएशन में कुछ और भी असम्पशन ले सकता है। तो अकाउंट्स में कोई ऐसा रूल बेस्ड नहीं होता कि हाँ भैया यही इसका आंसर है। तो अकाउंट्स एक मतलब उसमें चेंज हो सकता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर एकदम ही एग्ज़ैक्टली सेम होगा। हाँ, टोटल या बैलेंसिंग ये सब तो एग्ज़ैक्टली सेम आते हैं, बट असम्पशन्स चेंज हो सकती है। तो हमने देखा इंटरनल यूज़र, हमने लिख दिया मैनेजमेंट या बिज़नेस एंटिटी जो भी इंटरनली होते हैं।
अब देखो, अब मैं एग्ज़ाम में मेरे दिमाग में ये मैनेजमेंट नहीं आया, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया इंटरनल यूज़र में। इंटरनल यूज़र में मैंने सोचा कि यार हमारे कुछ भी स्टेक होल्डर मेरे कोई इंटरनली मेरे को याद आ गए, मैंने वो लिख दिए। तो अब ऐसा तो नहीं है वो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, है तो वो इंटरनली। तो अब ये होता है कि आप हर सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग लिख सकते हो अकाउंट्स में। अब देखो, a dash would most appropriately use in entities financial report to determine whether or not business entity is eligible for a loan. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? अ डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब ऐसा वो कौन सा बंदा है जो यूज करता है एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिटरमाइन करने के लिए कि वो एलिजिबल होगी लोन्स के लिए या नहीं होगी। अब देखो, इसमें इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक तो आप बैंक्स लिख सकते हो। बैंक्स को हमारे लोन्स का देखना होता है कि हमें लोन दे वो ना दे। दूसरा, हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, तो हम बैंक्स भी लिख सकते हैं और क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्रेडिटर भी हमारे को लोन देता है, क्रेडिटर भी हमारे को लोन देता है। मान लो एक तरह से हमें हमें अभी पैसों की हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्रेडिटर क्या करता है, वो माल सप्लाई कर देता है और कहता है चलो थोड़े टाइम बाद पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से वो लोन ही तो हुआ हमारे ऊपर, तो वो भी हमें एक तरह से लोन देता है। तो इस सिनेरियो में आपके दोनों पॉइंट सही आएंगे कि मोस्ट लाइकली यूज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू डिटरमाइन वेदर और नॉट बिजनेस एंटिटी एलिजिबल फॉर लोन। लोन देखने के लिए आपके दोनों पॉइंट्स एकदम ठीक आएंगे। देखो, अब ये देखते हैं, तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं, द इंटरनेट हैज असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द डैश इन द इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द यूजर। मतलब ये कह रहा है कि इंटरनेट ने ऐसा क्या कर दिया, मतलब क्या कम कर दिया, डिक्रीजिंग ऐसा क्या कम कर दिया इन इशूइंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू यूजर्स, मतलब यूजर्स के पाँच पहुंचने तक उसने क्या कम किया है। देखो, इंटरनेट होता है फास्ट, इंटरनेट होता है रियल टाइम बेसिस पे इंटरनेट वर्क करता है, तो उसने क्या ऐसा कम किया होगा। उसने जाहिर सी बात है वो टाइमिंग डिफरेंस कम कर दिया होगा, मतलब हमने एक क्लिक दबाया, हमने एक सेकंड में अपनी कंपनी की वेबसाइट में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपलोड कर दी, और वो तुरंत तुरंत वो दूसरे, मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे या हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको तुरंत वो दिखने लग जाएगी अपनी हमारी वेबसाइट पे जाके। तो उसने वो टाइम गैप खत्म कर दिया, वो टाइमिंग डिफरेंस खत्म कर दिया उसने बीच में से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम गैप, लिख सकते हैं हम यहाँ पर हम टाइम गैप लिख सकते हैं कि द इंटरनेट असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द टाइम गैप इन इशूइंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। डैश यूजर्स आर ग्रुप ऑफ आउटसाइड द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, मतलब आउटसाइड है तो मतलब कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। देखो, कौन से यूजर्स होते हैं वो जो कि यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को डिसीजन बनाने के लिए एंटिटी के लिए, मतलब वो बाहर वाले लोग होते हैं, इनसाइड नहीं होते, आउटसाइड वाले होते हैं। तो ये हमारी, देखो ये हमारी बुलेट वो है, ये हमारी वो है जो हमें फोकस करना है इस वर्ड्स पे, आउटसाइड आउटसाइड बिजनेस के बाहर वाले। तो यहाँ पर कौन होंगे वो इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बिल्कुल सही। एक्सटर्नल यूजर होंगे, वो एक्सटर्नल यूजर होंगे जो बिजनेस के बाहर बैठते हैं। Information is said to be relevant if it is. Information is said to be relevant if it is. देखो, मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी, इन्फॉर्मेशन इज सेट टू बी इफ इट इज। कुछ बातें बताई थी कि इन्फॉर्मेशन होनी कैसे चाहिए, हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होनी कैसे चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट कब होगी, मतलब रेलिवेंट मतलब जिस चीज के लिए हमें चाहिए वो उसी चीज के लिए है, वो कब होगी, वो जब वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होगी। देखो, मैंने अब तुम नोट्स उठाओगे ना अपने, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, सब ए टू जेड तुम्हें मैं समझा के आया हूँ, ये चीज़ें सारी कि बायसनेस क्या होता है, कि किसी की तरफ इंफॉर्मेशन का झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी को फेवर नहीं करनी चाहिए, मैनेजमेंट को फेवर नहीं करनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को फेवर नहीं करनी चाहिए। एक सबके लिए वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब उसके लिए सारी चीज़ें इक्वल हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माँ सबके लिए इक्वल है, मतलब वो बड़े लड़के को भी सेम देखेगी, छोटे लड़कों को भी सेम देखेगी, तो वो सबके लिए इक्वल है, वो कभी भेदभाव नहीं करेगी दो दो बच्चों में। तो ये फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है, अगला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद, ये देखो, अब ये वो आ गया,
मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग होती कैसे है एक्चुअल बेसिस पे, अकाउंटिंग कैसे होती है। तो अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट विद, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। और एंड किससे होती है, सोचो एंड किससे होती है, कम्युनिकेट करने से, कि हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं, हम यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं कि भाई हाँ, अब हमने इंटरप्रिटेट करने के बाद क्लासीफाई, याद करो सारे स्टेप्स थे वो, सारे स्टेप्स थे वो स्टेप्स के बाद लास्ट में आता है कम्युनिकेट, तो हमने कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट। ये देखो, ये भी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग किस टर्म्स में रिकॉर्ड करता है। वो याद है आपको, छोटू वाला एग्जांपल, छोटू को मालिक ने लात मार दी थी और उसका नुकसान हो गया था सेल्स का, तो हमने लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम उसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उस ट्रांजैक्शन को। तो मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी यूनिट या मॉनेटरी टर्म्स, जो आपको सही लगे। ठीक है, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड रिकॉर्डिंग इन डैश ऑर्डर। मतलब जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं या फिर जो हमने मेजर करे हैं इकोनॉमिक इवेंट्स को, तो ये भी मैंने आपको पूरा तरीके से लिखवा रखा है कि वो किस किस ऑर्डर में होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मैंने आपको मतलब भी समझाया था कि एक सीरीज में होनी चाहिए, एक सीरीज में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ घुसा दिया और एंड में कुछ घुसा दिया, सब सीरीज से चलने चाहिए वो सारी चीजें। ठीक है, तो आपका ये टेस्ट योर नॉलेज 1 कंप्लीट होता है, टेस्ट योर नॉलेज 1 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके इसमें और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। बॉक्स 3, ठीक है, बॉक्स 3 अभी आपका आ गया टेस्ट योर नॉलेज 2। एक सेकंड, तो देखो अब ये आपका आ गया टेस्ट योर नॉलेज 2। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कोई सिचुएशन दे रहा है, यू आर अ सीनियर अकाउंटेंट ऑफ अ रामोना एंटरप्राइज लिमिटेड, व्हाट 3 स्टेप्स would you take to make your company financial statement understandable and decision useful। मतलब ये कह रहा है आप एक अकाउंटेंट हो और आप ऐसा क्या स्टेप लोगे मेक योर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपकी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए और डिसीजन उसका, उससे जो डिसीजन आएगा वो यूजफुल हो लोगों के लिए। तो ऐसे आप क्या वो करोगे, स्टेप्स लोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब देखो कुछ याद करो, याद करो, एक मेमोरी टेक्निक थी, एक मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बना के दी थी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का करेक्टर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का करेक्टर बहुत ही, याद करो, बहुत ही रिलायबल होता है, याद है, रिलायबल होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीजों को कंपेयर करते थे। तो क्या थे, रिलायबल, अंडरस्टैंड, रेलिवेंट, कंपेरेबल, रिलायबल, अंडरस्टैंड, रेलिवेंट, कंपेरेबल। तो ये आपके बुलेट्स पॉइंट थे। ये आपको देखो यहाँ पर, देखो ये भी लिख रखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हिंट भी दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर हिंट भी दे रखी है यहाँ पर। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, रिलायबल, आप तो सारे लिख सकते हो, 3 क्या, आप जितने बोलो, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप 3 क्या, आप सारे लिख सकते हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टर बहुत ही रिलायबल होता है जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीज़ों को, रेलिवेंस, कंपेयर करते हैं, कंपेरेबिलिटी। देख रहे हो आपको कैसे तुरंत सारी चीजें याद हो जाएगी। आपको सिर्फ वो मेमोरी टेक्निक याद करनी है, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस और कंपेरेबिलिटी। देखो ये भी हो गया, टेस्ट योर नॉलेज 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज 3 की तरफ, कहाँ पर, टेस्ट योर नॉलेज 3 की तरफ।
या आ गया आपका टेस्ट नॉलेज 3। अब देखो, अब ये क्या कहता है, ये कहता है विच स्टेक होल्डर्स ग्रुप वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अब ये ना कुछ सिचुएशन दे रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अब आप ये बताओ कि इस सिचुएशन में कौन सा सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर होगा वो हमारा इंटरेस्टेड होगा। तो देखते चलो इसकी सिचुएशन देखते पहले। इसने कहा द वैट एंड द अदर टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। मतलब ये कुछ टैक्सेस की बात कर रहा है, कुछ न कुछ टैक्सेस की बात कर रहा है। तो टैक्स में किसको इंटरेस्ट होता है भाई? गवर्नमेंट को, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट को तो बस टैक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को बस टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गवर्नमेंट। फिर अगले पॉइंट में इसने बोला द पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड और बोनस डील्स। देखो अब ये कुछ बोनस बोनस की बात कर रहा है, तो बोनस बोनस का पॉइंट मैंने आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है A to Z। अब बोनस का पॉइंट कहाँ था? बोनस किसको मिलता है? मैनेजमेंट को। तो इसमें लिख दो आप मैनेजमेंट। बोनस किसको मिलता था? मैनेजमेंट को। इसमें लिख दो आप मैनेजमेंट। अब तीसरा देखते हैं द एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। अब मान लो, अब देखो क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, वो हमारे एज अ स्टेक होल्डर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि उनको फर्क पड़ता है हम अपनी कंपनी में कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी में क्या ऐसा कर रहे हैं, तो उनको फर्क पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे एक तरह से स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो द एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? इस पे हम सोशल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट लिख सकते हैं, या सोशल ग्रुप्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कुछ फिक्स लिखो, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला, वेदर द फर्म हैज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कि फर्म का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं है। अब देखो ये किसको किसको टेंशन हो रही होगी हमारे फर्म कि हमारा बिजनेस चले लंबा या नहीं चलेगा? ये उसी को होगी जिसको पैसा लेना होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा तो है नहीं जिसने पैसा देना होगा वो सोचेगा कि यार, वो तो ये सोचेगा अबे कल बंद हो जाए बिजनेस इसका तो। लेकिन जिसको पैसा लेना होगा उसको टेंशन हो रही होगी कि यार ये बिजनेस बंद ना हो जाए, ये बिजनेस लंबा चलना चाहिए यार, ये बिजनेस मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन लंबी जानी चाहिए। अब जिस किसको पैसा देना होता है? क्रेडिटर को हमारा पैसा देना होता है। तो देखो इसमें हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, इसमें हम लेंडर भी लिख सकते हैं, इसमें हम बैंक्स भी लिख सकते हैं, इसमें हमारा जो मन करे हम वो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉन्सेप्चुअली ठीक होने चाहिए आप। प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी किसको चाहिए होती है? प्रॉफिटेबिलिटी किसको चाहिए होती है? सोचो, प्रॉफिटेबिलिटी जिसने पैसा लगाया होता है उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टर लिख सकते हो, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, वेदर द फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। आप इन्वेस्टर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि इन्वेस्टर जो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है या जो भी है, आप वो लिख सकते हो इसमें। the firm the firm ability of the ability sorry the ability of the firm to carry on the providing a services or producing a product। मतलब एक फर्म की, मतलब एक एंटिटी की प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता किसको इफेक्ट करेगी? वो जाहिर सी बात है कस्टमर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली कस्टमर ही तो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा ना। तो वो कस्टमर को ही तो इफेक्ट करेगी। एप्पल अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है तो उसके कस्टमर भी तो खुश है। तो वो अगर एप्पल अगर बेकार प्रोडक्ट्स बनाने लग जाएगा तो उसके कस्टमर बिगड़ जाएंगे। तो ये वही है पॉइंट, ठीक है। अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अब हम 4 करते जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब ये कुछ करेक्ट आंसर का बोल रहा है कि हमें उसमें टिक करना है। सीधे सीधे ऐसे रखे रखा है आपके क्वेश्चंस आते हैं, मज़ेदार एकदम, फ्री के नंबर मिलेंगे, दबा के खींचे चले जाओ बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन को 100% होगी। पेड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ 5,000, भाई ये तो मैंने कहा था, देखो मनी टर्म्स में भी वैल्यू हो सकती है, मनी टर्म्स में भी आप पता है हमें, और हमने सैलरी भी पे करी है, और ये बिजनेस का खर्चा है, सैलरी बिजनेस का खर्चा है, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेड सन फी, मतलब बेटे की फीस दी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट,
ये गड़बड़ है। अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से तो ये इसमें बिजनेस का खर्चा तो हो ही नहीं सकता। ये पर्सनल बैंक अकाउंट से है, पर्सनल बैंक अकाउंट से है, तो देखो भाई ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। पेड सन फी फ्रॉम द बिजनेस, पेड सन फी फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ₹2000। अब बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया, बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया, तो अब बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया तो देखो, पेड सन फी फ्रॉम द बिजनेस, हमने बिजनेस से पैसे निकाले और हमने उससे पे कर दिया, हमने उसको पे कर दिया। तो बिजनेस से पैसे निकाले तो मतलब ड्राइंग्स कर ली हमने। तुमको लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया कि ड्राइंग्स क्या होती है, कि हम पर्सनल पैसा निकाल लेते हैं बिजनेस से थोड़ा सा बाहर। तो ये हमने ड्राइंग्स कर ली, ये हमने ड्राइंग्स कर ली, लेकिन हमने ये तो पर्सनल बैंक अकाउंट से किया है ना, तो ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिया हमने। हमने पे भी अपने से किया है और पर्सनल भी एक्सपेंस है, तो ये लॉजिकली अगर हम जाएंगे तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। दीप्ति वॉन्ट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे। आज इसको एक बिल्डिंग खरीदनी है, दीप्ति को आज एक बिल्डिंग खरीदनी है। ठीक है, समझ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन। उसके डिसीजन के लिए कौन सा रेलिवेंट डेटा है, दीप्ति के लिए कौन सा रेलिवेंट डेटा है। ठीक है, देखते हैं। सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख। मतलब एक सिमिलर बिल्डिंग एक्वायर हुई थी, एक्वायर हुई थी द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख रुपए की। अच्छा, ये ईयर है, ईयर 2000 में। ठीक है, ईयर 2000 में एक्वायर हुई थी सिमिलर बिल्डिंग, सिमिलर उसी उसी जैसी बिल्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भैया ये उसके रेलेवेंट का हो सकता है क्योंकि सिमिलर बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003 की। भाई 2003 की कॉस्ट डिटेल, और वो भी कॉस्ट डिटेल, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे कॉस्ट डिटेल का। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है उसे हमें क्या करना है, हमें तो आज हमें एक बिल्डिंग खरीदनी है और वो बिल्डिंग हमें खरीदनी है आज। तो वो बनी कितने में, उसका हमारे से क्या लेना देना, वो कितने की भी बनी हो, बेचने वाले के ऊपर है ना, वो कितने की बेचना चाहता है। मान लो एक एप्पल का फ़ोन है, वो बना है 10,000 रुपये का, तो हम ये थोड़ा हम कहेंगे भाई 10,000 रुपये का फ़ोन तेरा बना है, ला 10,000 रुपये में दे दे। तो वो तो बेचने वाले की मर्जी है ना, जो मैन्युफैक्चरर उसकी मर्जी है कि एप्पल वो कितने का लॉन्च करेगा। मान लो 1 लाख का लॉन्च करा, तो ये प्राइस हमारे लिए रेलिवेंट है, ना कि वो 10,000 हमारे लिए रेलिवेंट है। हमें तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए पे करने हैं। तो ये बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल कह रहा है 2003 की, इररेलेवेंट। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल 1998 की, इररेलेवेंट, फिर से कॉस्ट कह रहा है। सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 25 लाख रुपए की। भाई कॉस्ट का तो डेटा हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए सिमिलर बिल्डिंग एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब इतने की खरीदी थी, ये सेल वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है। इन 2000 फॉर 10 लाख रुपए, ये सेल वैल्यू है, ये कॉस्ट नहीं है, ये सेल वैल्यू है। तो हमें सेल वैल्यू चाहिए भाई, हमें हमें कितने की खरीदी थी तो ये चाहिए, ये हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है एकदम। अगला देखते हैं। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज प्रोसेस, एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये तो मैं आपको बता बता के थक गया, क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, क्लासीफाई, ये सब ठीक है, ये तो आपको मैं बता बता के थक चुका हूँ। तो अब आप खुद ही बताओ इसमें क्या होगा। जाहिर सी बात है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं। लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लास्ट में सबसे कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। आगे बढ़ते हैं। Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। मतलब कौन सी क्वालिटेटिव वो होती है, कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिफ्लेक्ट करती है जब हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट होती है, हमने सही तरीके से प्रेजेंट की होती है। तो क्या वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्कुल हाँ होती है। क्यों होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्या होती है कि हमने जिस तरीके से प्रेजेंट करी है, सामने वाला उसको उसी तरीके से समझ पा रहा है या नहीं। मतलब हम जो समझाना चाह रहे हैं, क्या सामने वाला उसको उसी तरीके से समझ पा रहा है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हाँ बिल्कुल, अगर वो क्लियरली प्रेजेंटेड होगी तो सामने वाला उसको उसी तरीके से समझेगा, तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबिलिटी।
रेलिवेंस नहीं, इसका कुछ और मतलब होता है। कंपेरेबिलिटी इसका कुछ और मतलब होता है। रिलायबिलिटी इसका कुछ और मतलब होता है। ये मतलब आपको मैं सारे समझा चुका हूँ, तो इसको अंडरस्टैंडेबिलिटी में डाल लो। अब देखो अगला देखते हैं, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोटर्स यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोटर्स। भाई मतलब अब देखो, वो सोचो, उसमें मैंने कुछ बताया था कि हम इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल रखते हैं। क्यों रखते हैं कि और कंपेरेबल हम इस तरीके से रखते हैं कि वो कॉमन उसके यूनिट्स हो, कॉमन उसके पीरियड कॉमन होने चाहिए, उसके यूनिट्स कॉमन होने चाहिए, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक जगह 1 साल की इन्फॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हो दूर, और उसी के बगल में आपने 5 साल की इन्फॉर्मेशन रख रखी है, तो वो कंपेरेबल नहीं होगी चीज़। तो अगर आपने 1 साल का यहाँ डिफरेंस रखा है, तो 1 साल का ही यहाँ पर होना चाहिए। दोनों दोनों सिमिलर डिफरेंसेस होने चाहिए। तो ये वही कह रहा है, तो इसका भी आंसर ये होगा, कंपेरेबिलिटी, यूज ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आपका ये कौन सा खत्म हुआ? आपका टेस्ट नॉलेज 4 भी खत्म होता है।